नमस्कार। आज हम झारखंड दरोगा जो 2017 में संपन्न हुआ था उसमें साइंस पोर्शन से कौन कौन सा सवाल पूछा था उसके बारे में आज के सेट में पूरी डिटेल में समझेंगे जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल पूछा था। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक रंगीन स्वादहीन और गंधहीन पदार्थ है जो जीवन के सभी रूपों के लिए आवश्यक है। यानी कि कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पदार्थ का ना ही कोई कलर है, ना ही कोई स्वाद है, ना ही कोई ऑर्डर है, यानी कि ना ही कोई गंध है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है पानी। पानी हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका ना कोई रंग होता है ना ही कोई स्वाद होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है पानी। पानी का जो फार्मूला होता है वो H2 क्या होता है H2 हाइड्रोजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है पानी। और पानी जो नेचर में होता है वो एम्फोटेरिक होता है, यानी कि ये एसिड और बेसिक दोनों रूपों में बिहेव करता है। एक बात और याद रखनी है पानी के संबंध में दोस्तों कि पानी जो होता है वो आपका क्या है, कैलोरी फ्री आहार है। कैलोरी फ्री आहार है कहने का मतलब कि यदि आप पानी पीते हैं तो आपको कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि एक मनुष्य एक गिलास पानी पीता है तो उसमें उसे कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 कैलोरी, यानी कि 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है पानी पीने से। और एक बात और आप ध्यान में रखनी है कि हमारे सेल के जितने सारे रिएक्शन हैं वो किसके प्रेजेंस में होता है, पानी के प्रेजेंस में होता है। इसलिए पानी का इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में काफ़ी है। यदि पानी नहीं पिएंगे तो हमारे सेल में रिएक्शन नहीं होगा, कोशिकाएं मरने लगेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि VHF का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेरी हेवी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी वेरिएबल हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी वेरी हाई फ्रीक्वेंट। तो ऑप्शन जो 2 है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसका सही आंसर है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज जो होता है वो आपका कितना होता है, 30 मेगा हर्ट्ज से कितना, 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी लीवर या यकृत, ऑप्शन सी पैंक्रियाज अग्नाशय, या ऑप्शन डी पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शन जो बी आपका है वो लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। लेकिन यदि हमारा क्वेश्चन ये रहता कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ा है थायराइड ग्लैंड। दोस्तों आज लीवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। जैसे लीवर को क्या कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सारा फैक्ट है जो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। और यकृत है, यकृत के अध्ययन को मानी लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ लीवर, हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। हेपेटोलॉजी कहा जाता है, केमिकल फैक्ट्री है। और इसमें विटामिन ए का स्टोर जो होता है वो इसी में होता है, किसमें, लीवर में। विटामिन ए का स्टोर लीवर में होता है। लीवर से ही अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन होता है। अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन किसका, अमोनिया और यूरिया का प्रोडक्शन लीवर से होता है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यानी कि सबसे अधिक टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है कौन, लीवर। और लीवर एक बीमारी होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि हेपेटाइटिस वायरल डिजीज। तो हेपेटाइटिस वायरल डिजीज से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो हेपेटाइटिस वायरल डिजीज से आपका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो लीवर ही होता है। कौन सा बीमारी, हेपेटाइटिस बीमारी से लीवर पर इफेक्ट होता है। अब बाकी ऑप्शन को देखते हैं। जैसे कि थायराइड में आपका थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। इसकी कमी से आपका
जो गला में ग्वाइटर रोग होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में आपका पेंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग हो जाती है? डायबिटीज। और डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को शायद ना, 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। पीयूष ग्रंथि, और ये आपका है ना सो मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के निचले भाग में। और इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जितने सारे इंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जितनी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की प्रकाशिक क्षमता को किस में मापा जाता है? तो लेंस की प्रकाशिक क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। किस में? डायोप्टर में। डायोप्टर का जो फार्मूला होता है 1/P बराबर 1/F। लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है 1/F। यहाँ F जो आपका है वो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, और ये हमेशा आपका मीटर में होता है। मीटर में होता है तो जो लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट हो जाएगा पर मीटर, पर मीटर, पर मीटर। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो अवतल लेंस है उसका लेंस का क्षमता ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस का जो लेंस का क्षमता होता है वो पॉजिटिव में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज किया था। दोस्तों आज हम न्यूक्लियस में जो होता है आपका क्या क्या, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों से बना होता है। मेनली इन तीनों से बना होता है हमारा एटम। तो प्रोटॉन का खोज किया था किसने? प्रोटॉन का खोज किया था आपका रदरफोर्ड को माना जाता है। कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया रहता है, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। किसने? चैडविक ने। गोल्डस्टीन को इसलिए कभी कभी माना जाता है ना क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था तो गोल्डस्टीन ने ही सबसे पहले बताया था कि एटम यदि उदासीन है तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश का, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, काहे कि इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक है तो उतना ही आवेश का कोई धनात्मक आवेश होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रोटॉन की परिकल्पना किया था वो गोल्डस्टीन ने किया जाता था। तो कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दिया हुआ रहता है। इसमें जो आपका चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन का मास आप जानते हैं कि इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यही न्यूट्रॉन का भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए स्टील और लोहे पर सुरक्षात्मक लेप लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जब हम जंग लगता है और उस पर एक लेप लगाते हैं तो उस लेप के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेनाइजेशन। और इसमें किसका परत चढ़ाया जाता है? धातुओं पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा देता है, यानी कि वह कौन सा रिएक्शन है जिसमें कोई पदार्थ है आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऊष्मा भी देता है? तो ऑप्शन जो ये है दहन, कंबसन आपका राइट आंसर है। कंबसन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी करता है और तेजी से ऊष्मा भी देता है। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन है जो झारखंड दरोगा 2017 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। 20 ठो साइंस का सवाल होता है दरोगा में, उसमें पूछा गया था। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण जिस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन का गेन हो, ऑक्सीकरण कहता है। उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। किसको? रासायनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं।
तो बहुत हार्ड सा सवाल तो नहीं आया था, कुछ फैक्ट्स का सवाल झारखंड दरोगा में आया था और कुछ कंसेप्चुअल बेस पर आया था। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कहलाता है, और पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कहलाता है भूवैज्ञानिक, नेफ्रोलॉजी, मृदा विज्ञान या विषाणु। तो पृथ्वी की संरचना भूविज्ञान कहा जाता है, क्या? जियोलॉजी कहा जाता है। ये सारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों में आपका झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए झारखंड दरोगा का एक बार क्वेश्चन देख लेने से पता चलेगा कि कैसा सवाल आ रहा है। नेफ्रोलॉजी में आपका नर्व्स का अध्ययन किया जाता है। किसका? नर्व्स का अध्ययन किया जाता है। मृदा विज्ञान, ये तो हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन पैडोलॉजी कहा जाता है। पैडोलॉजी सॉइल का अध्ययन। विषाणु विज्ञान, वायरल विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस तापमान पर सभी पदार्थों का थर्मल ऊर्जा यानी कि तापीय ऊर्जा शून्य होती है, तो वह टेम्परेचर क्या है? जिस पर किसी भी वस्तु का तापीय ऊर्जा शून्य होती है, वह टेम्परेचर है दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? -273.15 डिग्री। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप क्या है? पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। परम शून्य ताप क्या है कि इस टेम्परेचर से किसी भी वस्तु का जो तापमान है वो इस टेम्परेचर से नीचे नहीं हो सकता, इसी को कहा जाते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पर हर वस्तु का जो थर्मल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। इससे नीचे संभव नहीं है कोई भी वस्तु का टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों को बौने रूप में उगाने वाली प्राचीन प्राच्य कला को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों बोनसाई कला। ये देखिए फैक्ट पर सवाल था, जिसको याद होगा वो बना पाएगा। तो बोनसाई कला है वो आपका जापान का बहुत ही प्रसिद्ध कला है, और ये बहुत ही प्राचीन काल से जापान में चला आ रहा है। इसमें क्या होता है कि कुछ कम एरिया में आपको एक पौधा उगाने की कला है। ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है बोनसाई कला का। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसमें एलिमेंट दिया हुआ है कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है? हीलियम है। तो हीलियम है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हीलियम कौन सा ग्रुप का है? 18वां ग्रुप का। 18वां ग्रुप के ज़्यादातर एलिमेंट होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, इसलिए इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। इसको नोबेल गैस भी कहा जाता है। ये क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो पूरी तरह कंप्लीट होता है, इसलिए इस ग्रुप के सभी एलिमेंट का जो आपका क्या कहते हैं वैलेंसी होता है वो जीरो होता है, इसलिए इस ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं एक बार तत्व देख लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट आता है। हीलियम आपका आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जीनोन आता है, रेडोन होता है। जीनोन के कुछ तत्व ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं कंपाउंड बनाते हैं जीनोन के, और ऑक्सीजन के साथ कुछ कंपाउंड हैं। हीलियम का आपका एटॉमिक मास हो जाएगा 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जीनोन का 54 और रेडोन का 86। 10, 18, 36, 54, 86। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि रेडोन है सो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। बाकी हीलियम गुब्बारे में भरा जाता है, ऊपर जो गुब्बारा छोड़ा जाता है और ऊपर ही तैरने लगता है, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। फिर जो बल्ब आदि में भी हीलियम गैस भरा जाता है। चेचक के टीका की खोज किसने किया था? यानी कि चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। और था दोस्तों चेचक रोग होता है कौन सा जीवाणु के कारण? जीवाणु नहीं, विषाणु के कारण। कौन से विषाणु के कारण होता है? तो वेरियोला वायरस के कारण। कौन सा? वेरियोला वायरस के कारण आपका चेचक का रोग होता है। अच्छा, वायरस का सबसे पहले खोज किया था इवानोविस्की ने।
इसलिए इवानोवस्की को वायरस के पिता कहा जाता है। लुई पास्चर ने आपका किण्वन का खोज किया था, किण्वन का खोज किया था। किण्वन प्रक्रिया, लुई पास्चर पाश्चुरीकरण का भी इन्होंने ही खोज किया था। बाकी जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने एक जीवाणु, सबसे पहले जीवाणु का खोज किया था। कौन सा जीवाणु? बेसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स रोग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बेरी की कमी के कारण होता है। आप जानते हैं कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। आपका विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है। अब जो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम्स का नाम दिया हुआ है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। तो थायमीन की कमी से आपका बेरी रोग होता है। और जैसे ऑप्शन, बाकी ऑप्शन में जैसे पायरोडॉक्सिन, ये किसका केमिकल नेम है? B6 का। कैल्सीफॉल किसका है? D का। राइबोफ्लेविन किसका है? B2 का। B6 के कारण कौन सा रोग होता है? B6 के कारण एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। D के कारण आपका एक रिकेटस होता है, बच्चों में होता है, और बड़ों में जो वयस्क में होता है वो ऑस्टियोमेलेसिया होता है, और ये हड्डी का बीमारी है। बाकी राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से आपको किलोसिस बीमारी होती है, किलोसिस डिजीज होता है। एक बार हम सारा विटामिन का रासायनिक नाम को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपका रेटिनोल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम तो राइबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से कैलोसिस होता है। विटामिन B3 के रासायनिक नाम है नियासिन, और इसके कमी से पेलग्रा रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिकम, और इसके कमी होने से आपका बाल सफ़ेद हो जाएगा, चर्म रोग, वृद्धि में कमी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसमें रुधिर की क्षमता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से आपको अस्कर्वी रोग हो जाएगा। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल, इससे आपको अस्टेराइल, इसकी कमी होने पर आपको अस्टेराइल या जननांग तथा पेशियों में कमजोरी जैसी बीमारियां देखने को मिलती है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और यदि इसका कमी हो जाएगा तो आपका जो रक्त का थक्का बनने में प्रॉब्लम होगी, यानी कि रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा। तो ये एक बार विटामिन का क्विक रिवीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन है? तो सबसे अधिक लचीला धातु कौन है? लचीला कहने का मतलब मेलिएबल, आघातवर्धन। तो सोना सबसे अधिक मेलिएबल धातु है, Au। पारा है Hg। पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D सतह पर प्रक्षेपित और खींची गई 3D छवियों को क्या कहा जाता है? अब 2D सतह पर 3D फिगर खींचा गया है, उसको कहा जाता है होलोग्राम। क्या कहा जाता है? होलोग्राम कहा जाता है। यह आपका होलोग्राम का बेस्ट एग्जाम्पल। UHF बैंड की रेंज क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि UHF है क्या। UHF का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। और इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है? 300 मेगाहर्ट्ज से, कितना? 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह है, यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये है सबसे गर्म, क्या? ये सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से, यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे गर्म है, सबसे हॉटेस्ट। इसी ग्रह को क्या कहा जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, इसी को कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है?
लाल ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति आपका सबसे बड़ा प्लानिट है। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लानिट है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो सका है और इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पंछी विज्ञान, जल विज्ञान, इसमें हिंदी में तो पूरा बढ़िया से दे दिया हुआ है। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है, लेकिन यदि ये नहीं दिया रहता और ये सब दिया रहता तो कुछ इसमें प्रॉब्लम होती। जैसे तो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी, फिर पंछियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, जीव विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है बायोलॉजी, और हाइड्रोलॉजी जल के अध्ययन को कहा जाता है। आपको एक सवाल पूछ रहे हैं कि कोशिका के अध्ययन को, सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है और टिश्यू के अध्ययन को भी क्या कहा जाता है। इन दोनों का सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि कोई जीव है और वो अन्य जीवित जीवों पर रहकर अपना खान पान यानी कि सारा काम कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है। परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट। हमारे माथा में जो जू पाए जाते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है, पैरासाइट का जू। फिर एक आप अमरबेल देखे होंगे, बहुत सारे पेड़ में जो पीला टाइप का पूरा लगा हुआ रहता है उसको अमरबेल कहा जाता है, ये भी पैरासाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फिल्टर का उपयोग करके तरल से ठोस पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फिल्टर करके आप उसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। ऑप्शन डी आपका निस्पंदन। क्या निस्पंदन सही है, निस्पंदन सही है, इसका आंसर हो जाएगा निस्पंदन। इसमें क्या होता है कि कोई लिक्विड है और उसमें आपका कुछ छोटे छोटे ठोस पदार्थ हैं, उसको जिससे अलग किया जाता है उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाय। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय को छान के अलग करते हैं, उसी को निस्पंदन कहा जाता है। बाकी ऊर्ध्वापातन क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें कोई भी वस्तु ठोस से सीधे किस में चला जाएगा, गैस में। ये बीच वाला जो लिक्विड फॉर्म है उसमें नहीं आता है, सीधा ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ड्राई आइस, सूखा बर्फ, शुष्क बर्फ, और एक नैप्थलीन। ड्राई आइस किसको कहा जाता है, CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक बार चाहेंगे तो इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक फिल्टर का उपयोग करके तरल से ठोस पदार्थ हटाने की प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहा जाता है, ऑप्शन डी सही है। एक अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसको परजीवी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, ऑप्शन ये सही है। UHF बैंड की रेंज क्या होता है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। 2D सतह पर प्रक्षेपित या खींची गई 3D छवियों को क्या कहा जाता है, होलोग्राम कहा जाता है। इनमें से सबसे अधिक लचीला कौन है, सोना सबसे अधिक पी सही है। बेरी थायमीन विटामिन B1 की कमी से होता है। चेचक के टीका के प्रणेता कौन थे, एडवर्ड जेनर। ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, हीलियम नोबेल गैस के एलिमेंट। पेड़ों के बौने रूप में उगाने की प्राचीन कला को बोनसाई कला कहा जाता है, ऑप्शन ये जापानी कला है। जिस तापमान पर सभी पदार्थों की तापीय ऊर्जा शून्य होती है उसको -273 डिग्री, -273.15 डिग्री पर सभी पदार्थों का थर्मल एनर्जी शून्य होता है। पृथ्वी की संरचना भूवैज्ञानिक कहा जाता है। एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है उसको दहन कहा जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए स्टील या लोहे में सुरक्षात्मक गैल्वेनीकरण यानी कि इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है। परमाणु की नाभिकीय की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। लेंस की प्रकाशिक क्षमता डायोप्टर डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। VHF का अर्थ क्या होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एक रंगहीन स्वादहीन गंधहीन पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक है, पानी आपका सही हो जाएगा। तो ये था टोटल जो झारखंड दरोगा जो 2017 में हुआ था उसमें ये सब क्वेश्चन आया था। बहुत हार्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन थे जो
फैक्ट बेस पर थे और उसको याद रहता तो ही बनता, बाकी सब क्वेश्चन ठीक था। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो दोस्तों, जय हिंद।